डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शादी की सालगिरह पर पत्नी संग रजरप्पा पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सीएम सोरेन ने पत्नी संग की पूजा, सुख समृद्धि शांति और विकास की कामना। यूपी का बजट सत्र आज से शुरू। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच राज्यपाल ने पूरा किया अभिभाषण। राज्यपाल ने सरकार को गिनाई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ में बस्तर पंजुब का समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। समापन समारोह में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने अमित शाह का दिल जीता। भागलपुर जिला न्यायालय को फिर मिली बम से मिली धमकी। ईमेल से बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य प्रभावित होने पर जताई नाराजगी। पिछले मामले की जांच रिपोर्ट न आने से सुरक्षा पर सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां शासन की व्यस्त फाइलों और राजनीतिक बैठकों से कुछ समय निकलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विवाह वर्षगांठ के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका की पावन धरती पर रजरप्पा पहुंचे। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनाओं और आस्था से जुड़ा खास पल रहा। रामगढ़ उनका गृह जिला है और रजरप्पा मंदिर से उनका पुराना आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां छिन्नमस्तिका से राज्य की सुख समृद्धि शांति और विकास की कामना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह पारिवारिक कार्यक्रम है और वे मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय श्रद्धालुओं में उत्साह और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। यह दौरा राजनीति से अधिक आस्था और संस्कारों की तस्वीर पेश करता है, जहां सत्ता नहीं श्रद्धा केंद्र में दिखी। राज्य में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी राजद की रणनीतियों पर खुलकर चर्चा करते हुए हेमंत कैबिनेट के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से लाए गए 4 नए लेबर कोड को लागू करने की दिशा में भी श्रम विभाग की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। उद्योग, श्रम, नियोजन और कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव जी। सबसे पहले एपीएन न्यूज में हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है सर, आप सब। धन्यवाद देंगे सीएम साहब को कि इस राज्य के प्रति इतना समर्पित हैं और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह से एमयू हुआ है तो ये कहीं न कहीं राज्य के हित में हुआ है, तो ये बहुत बड़ी सफलता राज्य में मिला है, यहाँ के लोगों को मिला है। तो निश्चित रूप से राज्य की तरफ से भी उनको बधाई या शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, सब पार्टी के अलग अलग अपना निर्णय होता है और सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं है। लेकिन जो हमारा मानना है, इंडिया गठबंधन का मानना है, जो हमारा नेता का सोच रहा है धनी लालू जी का और तेजस्वी जी का, कि हमको बीजेपी को रोकना है। तो जब बीजेपी को रोकना है तो हमारा यही रहता है कि भाई जहां हम मजबूत हैं हमें समर्थन दे, जहां हमारा गठबंधन मजबूत है या जो हमारा गठबंधन के कैंडिडेट जीतने वाला है तो निश्चित रूप से हम लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेकर के उसको जिताने का काम करेंगे। जमीनी स्तर पर राजद को मजबूत करने के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई इस निकाय चुनाव में क्या? देखिए, राजद कोई नई पार्टी तो है जी। राजद की अपनी औकात है, अपनी हस्ती है और राजद हर हमेशा राज्य में मजबूत रहा है। ठीक है, सीट घटना बढ़ना, चुनाव हारना जितना ये लगा रहता है। हम जब लड़ रहे हैं तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, क्योंकि दूसरा भी अगर लड़ रहा है तो उसकी भी तो अपेक्षा रहता है। जनता ने भी देखता है कि भाई अगर 5 साल इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, तो हम दूसरे को भी बदल के देखें कि वो कितना मेहनत कर सकता है या उसके लिए कितना काम कर सकता है जनता के लिए। देखिए, आपने साल भर में ही देखे होंगे, आप पिछले जो है आप बीजेपी जो शासन रहा 17 साल उसको उठा के देखिए, और जो अभी 6 साल हम लोग की सरकार रहा कंटिन्यू, आप इसको उल्टा के देखिए। और 1 साल में जिस तरह से हम लोगों ने ग्रोथ को बढ़ाए हैं
और जो सब चीज़ें को हम लोग डिसीजन लिए हैं कि हमारा लेबर पलायन नहीं करे, हमारा लोग राज्य के नौजवान शिक्षित कैसे हो, इसको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, तो सारे बिंदुओं पे, जैसे हमारे पहले लेबर को ले जाते थे बिचौलिया दलाल और कहीं घटना घट जाता था, ना उसको इंश्योरेंस मिलता था, ना उसके लाश आ सकता था जब मृत्यु हो जाता था। तो ये सब कई चीज़ें हैं जो यहाँ के हित में नहीं होता था पहले, और उस चीज़ों पर हम लोग मजबूती से ध्यान दे रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कोशिश में लगे हुए हैं कि हम उसको जब तक व्यवस्था नहीं देंगे पलायन तो रुकेगा नहीं। तो उसके लिए कई उद्योग लगाने की जरूरत है, कई चीजों में सुधार करने की जरूरत है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है और काफी उत्साह है। आखिर उसी का देन है जो आज गए बाहर से इतना जो है एमयू हुआ है, तो निश्चित रूप से सोच तो यही है कि जब यहाँ उद्योग लगेगा तो बाहर क्यों जाएगा। आखिर बाहर भी जाकर के कोई फैक्ट्री में काम करता है या कहीं काम करता है, जब उसको यहाँ काम करने मिल जाएगा तो बाहर मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 10 फरवरी 2026 को रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा मॉक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइलेरिया कार्यक्रम का उद्घाटन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कांके के बगल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सुबह 10:30 बजे होना है, जिसे लेकर रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरी जानकारी साझा की। तो बिल्कुल उन लोग काफी रिसर्च करके, काफी जांच करके, और ये दवा कोई नई दवा भी नहीं है। ये हम लोग 60 साल से सुन रहे हैं इस दवा का नाम ना, बहुत पुरानी दवा है फाइलेरिया की दवा, इसीलिए कोई नई दवा नहीं है कि इसमें कुछ सोचना है ना। बहुत साल से लोग खा रहे हैं इसको और कोई साइड इफेक्ट हम लोग की नजर में नहीं आया है। छोटा मोटा कोई किसी को कुछ हुआ तो वो तुरंत ठीक हो जाता है ना। और उसके लिए हम लोग फिर भी व्यवस्था रखते हैं, हर जगह डॉक्टर्स की टीम रहेगी, हर ब्लॉक में, जिला स्तर पर भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो इस ढंग से हम लोग पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं। एएनएम हमारी घूमते रहेंगे, जो नर्सेज हैं, सीएचओ हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और सभी मेडिकल ऑफिसर, सभी लोग फील्ड में इन 3 प्रखंडों में घूमते रहेंगे और वहां देखते रहेंगे कि किसी ढंग की किसी को परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ वो काउंसलिंग भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। कहीं कहीं लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, खाएं नहीं खाएं, तो उनको हम लोग मोटिवेट भी करेंगे सारे लोग और काउंसलिंग भी करेंगे। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर से परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी के बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई और न्यायालय परिसर की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया। परिसर के हर कोने की गहन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि करीब 10 दिन पहले भी इसी तरह ईमेल के माध्यम से न्यायालय को बम से धमकी दी गई थी। उस समय सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब तक उस मामले की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। ताजा धमकी के बाद अधिवक्ताओं और न्यायालयों में कार्यरत लोगों में परिसर में प्रवेश नहीं किया गया, जिससे न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हुआ। वकीलों ने कहा कि लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पूर्व मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सच्चाई जांच में जुटी है और परिसर में सतर्कता बरती जा रही है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, ईमेल कौन करता है उनको पकड़ के अविलंब सजा दिलवाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चैलेंज ना कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना ये साधारण बात नहीं है, कोर्ट की व्यवस्था को बाधित कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। और पहले भी कुछ दिन दोबारा है, इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस विभाग जो भी है शीघ्र कार्रवाई करके वैसे लोगों को पकड़ के दंडित करें ताकि ऐसा दूसरा नहीं कर पाए। जांच चल रही है अंदर। हाँ, जांच चल रही है। माने वही जो बम का हवा हो जाता है तो माने स्क्वाड्रन टीम आके जांच कर रही है, कहीं बम तो लगा नहीं दिया है अंदर में, क्योंकि जान माल का काफी लोगों का नुकसान हो सकता है। व्यवस्था ठप है आज भी पूरी। हाँ, पूरा व्यवस्था ठप है। अधिवक्ता और क्लाइंट गुमराह हैं, रोड पर घूम रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बार बार। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अविलंब कार्रवाई करके वैसे लोगों को जो ईमेल भेज रहा है उसको दंडित करने का काम करें। ठीक है, परिचय दो सर। अंजनी कुमार, महासचिव, जिला विधिक संघ भागलपुर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मच गया जब एक युवक ने फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों के परिजनों से ठगी की कोशिश की। खगड़िया जिले के रहने वाले लालू बाबू
लाल बाबू जो 4 दिनों से ट्रॉमा वार्ड में भर्ती थे, उनके परिजनों ने आरोप अख्तर को पकड़ा है और उनकी पिटाई भी कर दी। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मौके से उसके भाई को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी अख्तर पहले भी कई बार खुद को डॉक्टर या अस्पताल कर्मी बताकर मरीजों के परिजनों से इलाज, जांच और बेड दिलाने के नाम पर पैसे ठग चुका है। घटना के दौरान वार्ड में हंगामा मच गया और अन्य मरीजों ने बरारी थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं इस मामले के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में बाहरी लोग आसानी से वार्ड में प्रवेश कर सकते हैं। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी और सुरक्षा को और तेज किया जाएगा और ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां बस्तर से खबर है, जहां संभाग स्तरीय बस्तर पंडोब 2026 के समापन समारोह में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बच्चों की कला और अनुशासन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत ने समारोह को भावनात्मक और यादगार बना दिया। अगली खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के बजट को नवोत्थान और वैश्विक भारत की प्रतिस्थापना का वाहक बताते हुए इसे केवल वित्तीय आंकड़ों का संग्रह न मानकर विकसित भारत 2047 विजन का ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बजट देश के अगले 25 सालों के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और इसे तैयार करने में पहली बार कर्तव्य भवन में काम किया गया। छत्तीसगढ़ में रेलवे बजट के नाते से भी अगर मैं पिछले वर्षों की बात करूं तो यहाँ 2009 से 14 एवरेज 311 करोड़ रुपया हर साल रेलवे का बजट छत्तीसगढ़ में दिया जाता था, जबकि 24-25 में 6,922 करोड़ रुपया ये बढ़ते बढ़ते हो गया और इस बार के बजट में 26-27 में 7,470 करोड़ रुपए और जो है निवेश ये होगा। जो हमारे वर्तमान काम चल रहे हैं उन सबका एक वर्ष का बजट है। जितने काम चल रहे हैं इस समय छत्तीसगढ़ में वो लगभग 54,000 करोड़ रुपए के चल रहे हैं, क्योंकि कई वर्ष की योजना होती है, तो इस बार उसमें 7,000 करोड़ रुपया ये डाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज नेटवर्क वो सारे का सारा अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। 25 रेलवे प्रोजेक्ट्स की अभी और जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिसकी लंबाई 2,731 किलोमीटर है और उसका भी इन्वेस्टमेंट अभी तक 37,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7,000 इस बार होगा, तो ये 44,000 बाकी आने वाले वर्षों में होगा। अमृत स्टेशन योजना में भी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर आदि मिलाकर 32 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास ये छत्तीसगढ़ के लिए किया जा रहा है। 2 वंदे भारत ट्रेन भी छत्तीसगढ़ राज्य में आज चल रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का स्थापना दिवस 10 फरवरी को अरपा महोत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। अरपा नदी के उद्गम स्थल पेंड्रा में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुष्प वाटिका में प्रदेश स्तरीय आदर्श विवाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री एवं सतनाम गुरु खुशवंत साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 3 सालों से आयोजित हो रहे इस आयोजन में सतनामी समाज के युवक युवतियां सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं मंत्री खुशवंत साहब ने कहा कि विवाह जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसे सोच समझ कर लेना चाहिए। सारंगढ़ में सतनामी समाज द्वारा आदर्श विवाह का आयोजन किया गया है। एक बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए मैं सारंगढ़ के समस्त सतनामी समाज और आयोजकगण को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, क्योंकि निश्चित है जिस प्रकार आजकल हम फिजूल खर्च पे और कहीं ना कहीं दिखावे की जो जिंदगी जी रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये परे होकर बहुत अच्छा निर्णय समाज ने लिया
और एक ही मंच में पुत्र वधू और पुत्र दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और साथ ही साथ एक सादगीपूर्ण जो विवाह होना चाहिए वो आदर्श विवाह का कहीं ना कहीं यहाँ पे किया गया, जो एक कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा संदेश है। इससे अनेक लाभ होंगे, जो फिजूल खर्च होते हैं उससे बचाव मिलेगा और समाज में इससे एकता और संगठन भी स्थापित होगा। इसके लिए पूरे सारंगगढ़ सतनामी समाज को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बलौदा बाजार रायपुर मुख्य मार्ग NH 130B पर चल रही एक राजधानी बस में आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग हादसे में किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की जांच जारी है। दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपका माइंस में एक अनलोड ट्रेलर वाहन में अचानक आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार संबंधित ट्रेलर वाहन अनलोड अवस्था में था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उक्त ट्रेलर ब्रजेश सिंह के डीओ में नियोजित था, जबकि वाहन का स्वामित्व प्रिंस पांडे का बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठग ने नए तरीके से लोगों को शिकार बना रहे हैं। राजधानी से एक बार फिर से ताजा मामला बीज निगम में सचिव बनाने का झांसा देकर महिला ठग और उसके परिचित ने युवक से 5 लाख की ठगी की। पीड़ित को नौकरी नहीं मिली और आरोपियों ने पैसा वापस नहीं किया तो तेली बांदा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां अंबरनाथ पश्चिम क्षेत्र से एक छात्रा के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने एक युवक पर छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना को 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका, जिससे परिजनों की चिंता लगाकर बढ़ती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 फरवरी को सुबह लगभग 11 बजे छात्रा घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों का दावा है कि छात्रा अपने साथ घर में रखे लगभग 11,90,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने एवं नकदी भी लेकर गई है। नवी मुंबई के महाकरावे गांव के पास शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से आ रही एक इनोवा कार ने सड़क किनारे खड़े और चल रहे कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई और मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। हालांकि कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हैरानी की बात यह रही कि दुर्घटना करने वाली इनोवा कार पर पुलिस नाम की नंबर प्लेट लगी हुई है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 19 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान हंगामा न करने को लेकर आश्वासन दिया था। अभिभाषण में राज्यपाल ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। ऐसा पहली बार होगा जब कोई राज्य अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और राज्य के हित में काम करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार
संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है। उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत हालिया बजट को दूरदर्शी और व्यापक हितों वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नहीं, ये थोड़ा ही कहा मैंने, कहाँ ये बात कहाँ कही? वो तो टेलीफोन को लेकर मेरे ख्याल से कोई बात कही थी, शायद मोबाइल को लेकर गई थी। जो मुझे क्वेश्चन जो पूछा था कुछ अभी मीडिया मुजफ्फरनगर में भी कि भाई मोबाइल को लेकर उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि जो जिम और बुटीक में जो सबसे ज्यादा लफ्ज़ियात भाई देखो एक बात सुनो, हम लोग समाज में रहते हैं, सब लोग, आप लोग भी हम लोग भी, विशेषकर हमें अपने बच्चों की का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमें खुद निभानी चाहिए। अच्छे संस्कार उनमें दें, अच्छी संगत में बैठने के लिए उनको कहें, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।